मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत वेरिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटीज विथ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। ये हम लोग जानते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कमी आती है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कमी होगा तो फिर कंडक्टिविटीज़ हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? फ्री आयंस। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में फ्री आयंस की संख्या अधिक होगी तो बट नेचुरल है कि उसका कंडक्टेंस अधिक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में फ्री आयंस की संख्या कम होगी तो नेचुरल है कि उसका कंडक्टेंस कम होगा। ये इसी सिद्धांत पर लागू होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का एडिशन या सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाना। तो जब सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। सीधा हम लोग ये जानते हैं कि जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन में कमी होती है और आयोनाइजेशन बढ़ेंगे। तो आयोनाइजेशन बढ़ने के कारण नंबर ऑफ आयंस की संख्या में वृद्धि होती है और सीधा ये कहेंगे कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बढ़ेंगे। तो सीधा ये कह सकते हो कि ऑन इंक्रीज ऑफ डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस। कारण क्या होगा कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा और नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ने के कारण इसकी कंडक्टेंस क्या होंगे? ये बढ़ेंगे। अब हमने देखा था एक तरह का ये होता है कंडक्टेंस जिसको नाम देते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः तो ये कह दिए कि अगर मान लीजिए कंडक्टेंस बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो सीधा ये कह रहे हैं कि कंडक्टेंस का मान बढ़ेगा। लेकिन ये पाया गया कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है? ये डिक्रीजेज। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मान में कमी होती है। साथ साथ ये हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तथा मोलर कंडक्टिविटी ये दोनों क्या होते हैं? ये इंक्रीजेस। अब यह है कि क्यों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है और क्यों इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो याद कीजिए हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन किया था। क्या यह डिफाइन किया था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ सॉल्यूशन, इसको नाम हम दे रहे थे। क्या यही हमारा कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। अब देखो 1 cm³ सॉल्यूशन या फिर इसको कह सकते हो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसमें जितने नंबर ऑफ फ्री आयंस होंगे इस पर निर्भर करेगा। क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निर्भर करेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निर्भर करता है किस पर? N/V पर, जहां N हो जाएगा क्या? N हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्री आयंस
और V हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निर्भर करेंगे किस चीज पर, N/V पर निर्भर करेंगे। अब अगर मान लीजिए 1 cm³ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ फ्री आयंस की संख्या अधिक होगी, नेचुरल है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान अधिक होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं। तो जब हम डाइल्यूट करेंगे तो इसमें क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट मिलाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्री आयंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधा कहते हैं कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो N/V का मान क्या होता है, घटता है, और N/V का मान घटने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ घटता है। तो ये इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ऑन increase of dilution value of N/V decreases, so specific conductivity decreases on या decreases with dilution, या ये कहो decreases on increase of dilution। तो इस तरह से हम लोग ये देख लिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता था, कंडक्टेंस हमारा इंक्रीज करता था। और दूसरा ये देखें कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान घटता है। कारण क्या दिए थे कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्री आयंस की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, V का मान या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा N/V क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इस कारण स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ घटेगा। अब ये देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी ये किस प्रकार से डाइल्यूशन बढ़ाने से इंक्रीज करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखते हैं कि किस तरह से इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टिविटी इसमें डाइल्यूशन बढ़ाने से इंक्रीज होता है। हम लोगों ने ये देखा था, याद करो, ये कहे थे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बराबर होता था क्या, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा ये था, ये देखिए, ये था मोलर कंडक्टिविटी, ये भी बराबर होता था किसके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole of an electrolyte। ये था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर होता था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और मोलर कंडक्टिविटी बराबर ये भी होता था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसी को याद करो, इसी को हम इंडिकेट करते थे क्या, 1000 बटा मोलारिटी, और यही होता था आपका 1000 बटा नॉर्मलिटी। अब
डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। हमने ये देखा कि डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मान में क्या होगा, डिक्रीज होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये कम होता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ये क्या होगा, अधिक होगा। नतीजा ये होता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के मान में वृद्धि हो जाता है। कारण क्या दे रहे थे, कारण ये दे रहे थे कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये क्या होता था, ये कम होता था, किसके अपेक्षा, इंक्रीज या ये कहो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस कारण मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों के मानों में क्या हो जाता था, ये वृद्धि हो जाता था। इस तरह से कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ बढ़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मान डाइल्यूशन बढ़ाने से घटता है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों के वैल्यूज डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ साथ बढ़ते हैं। और ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक को नाम देते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को कहते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ भी एप्लीकेबल होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ भी एप्लीकेबल होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मान डाइल्यूशन बढ़ाने से घटेंगे, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के मान डाइल्यूशन बढ़ाने से बढ़ेंगे। और अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है तो भी यही ट्रेंड सामने आएगा। सिर्फ अंतर क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता है जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन अधिक होता है, इसलिए इसके मान में अंतर आएगा, लेकिन इसका जो ट्रेंड होता है इस ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस पर कंडक्टेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता था, लेकिन ट्रेंड हमारा सेम था, वैल्यू में हमारा क्या होगा, ये अंतर होगा। तो सबसे पहले ये हेडिंग कर लेते हैं, ये होगा कंडक्टेंस बिहेवियर, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये करते हैं कि एक सूत्र था या ये कहो रिलेशन है जिसका नाम होता है डिवाई हकल ऑन-सागर इक्वेशन, या फिर इसको ये कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटीज, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is found to vary with concentration according to this equation। यानी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस इक्वेशन के सहायता से क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। ये होता है, ये होगा लैम्डा एम सी बराबर होता है लैम्डा 0m माइनस a अंडर रूट सी।
और ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं डीबाई हकल ऑन-सागर इक्वेशन। ऑन-सागर इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं डीबाई हकल ऑन-सागर इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, जहां ए ये हमारा क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसके वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लो अगर सपोज करो इलेक्ट्रोलाइट हमारा सोडियम क्लोराइड है, तो इसको नाम देंगे क्या, 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट हमारा BaCl2 है, तो इसको नाम दोगे 2-1 टाइप। तो इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए A का मान समान होगा। इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए A का मान समान होगा। यहां देखो पहला जो नंबर है ये वैलेंसी ऑफ केटायन को इंडिकेट करता है, और ये इंडिकेट करता है किसको, वैलेंसी ऑफ एनायन। यानी वैसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी 1-1 हो, तो उसके लिए A का मान कांस्टेंट होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ केटायन की वैलेंसी 2 है और एनायन की वैलेंसी -1 है, तो इस टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे सबके लिए A का मान समान होगा। अब दूसरा देखो √C, जहां C इंडिकेट करता है किसको, कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। दूसरा ये है λ0m, ये बताएगा किसको, ये बताएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बताएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। λCm ये बताएगा आपको मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। एनी डाइल्यूशन यानी जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मान लो C है, उस स्थिति में इसके जो भी मोलर कंडक्टिविटी के मान होंगे इसको इंडिकेट करेंगे। अब ये करते हैं कि अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस पर लेते हैं क्या, √C, इसका कंसंट्रेशन होता है क्या, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन का √, और वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं λCm के मान को रखते हैं, और एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया 0, कंसंट्रेशन हो गया 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से एक ग्राफ हम लोग 0.5, 0.6 और ये हो गया 0.7, यहाँ ये वैल्यू रखते हैं। ये मान लो हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140, ये हो गया 160 और ये हो गया 180। तो सबसे पहले ये हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लेते हैं और ये हम ग्राफ खींच रहे हैं किसका, KCl का। अब मान लीजिए ये वैल्यू हमारा आता है, ये वैल्यू जो होंगे ये आएंगे, ये हमारा ग्राफ किसका आ जाता है, KCl का आ जाता है। और KCl हमारा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये ग्राफ हो गया आपका क्या, KCl का, और ये KCl हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। पहले एक चीज ये देख लो, ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन का अंडर होता है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ये हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
अगर मान लो हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो ये प्लॉट राइट टू लेफ्ट आएगा और नीचे से ऊपर के तरफ चलते हो तो मोलर कंडक्टिविटी का मान क्या होगा, बढ़ता है। अब देखिए इस ग्राफ को यहां से लेकर यहां तक अगर देखिए तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस के मान में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं होता। और इसका कारण ये होगा कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये किसी भी कंसंट्रेशन पर लगभग पूर्ण रूप से आयोनाइज होते हैं। जब ये पूर्ण रूप से आयोनाइज होंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होने के कारण इसके मोलर कंडक्टिविटी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहला हम लोग ये इंडिकेशन देखते हैं कि ओनली ए स्मॉल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन बिकॉज स्ट्रॉन्ग electrolyte ionizes completely at any concentration, so number of ions remain constant। नंबर ऑफ आयन जो होंगे ये क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। अब देखो अगर हम यहां से यहां चले तो ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो ये इस तरह से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी के मान बढ़ेंगे। तो इसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता और इसका कारण ये होगा कि ये किसी भी कंसंट्रेशन पर कंप्लीट आयोनाइज होते हैं और नंबर ऑफ आयंस कांस्टेंट होने के कारण इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि जब कंसंट्रेशन का मान अधिक होता है तो जब कंसंट्रेशन के मान अधिक होंगे तो आयंस जो होते हैं ये एक दूसरे के नजदीक होते हैं और इस नजदीक होने के कारण इस पर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स अधिक कार्य करता है। इसलिए आयन का मोशन या ये कहो कि आयन की गति कम होती है, इसलिए इसके कंडक्टेंस के मान क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन जब इसको डाइल्यूट करोगे तो आयंस के बीच की दूरी बढ़ेगी, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स का मान बढ़ेगा और क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के मान बढ़ेंगे और सीधा ये क्या हो जाएगा, इसके मोलर कंडक्टिविटी के मान में वृद्धि होगी। और तीसरा चीज ये हम लोग देखते हैं कि देखो ये डाइल्यूशन बढ़ाते गए ये यहां पर वाई एक्सिस पर आकर सट जाता है। तो वाई एक्सिस पर जब ये सटेगा यहां मान कंसंट्रेशन का क्या हो गया, जीरो, तो ये होगा मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और ये यहां पर मोलर कंडक्टिविटी के मान मैक्सिमम होते हैं और इसको हम इंडिकेट करते हैं क्या, लैम्डा 0m, या ये कह सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर ये कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो ये कह सकते हैं कि लैम्डा 0m वैल्यू इज मैक्सिमम विच इज known as molar conductivity at infinite dilution or zero concentration, ये इसका मान क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो ये हो जाएगा कि हमारा मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इस पर ही हम लोग ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब यहाँ ये देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक होता है तो फिर इसके मोलर कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस ग्राफ को तो हम एज यूजुअल रखते हैं, इसी से हम लोग फिर जो होगा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिलेशन निकालेंगे। अब ये हो जाएगा आपका कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ये लेते हैं एसिटिक एसिड का यूज करते हैं, या एसिटिक एसिड एज ए एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ये जो होंगे इसके ग्राफ इस तरह से आएंगे, यानी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मोलर कंडक्टिविटीज का मान इस तरह से क्या होगा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये ग्राफ हो गया आपका किसका, एसिटिक एसिड का। अब ये देखो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, तो देखिए सबसे पहला तो ये बताएगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होगा, कम होगा, किसकी अपेक्षा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट सेम कंसंट्रेशन। यानी यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों का कंसंट्रेशन समान है तो उस स्थिति में वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का मान कम होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टिविटी का मान अधिक होगा। और इसका कारण ये होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन के मान कम होंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। जैसे मान लो सपोज करो ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया क्या 0.2 अंडर 0.2, तो ये कंसंट्रेशन अगर स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का है तो इसके लिए कंडक्टिविटी का मान क्या होगा, ये आ जाए। और अगर मान लो यही हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, कंसंट्रेशन देखिए दोनों का समान है, तो जब कंसंट्रेशन दोनों का समान होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये वैल्यू हो जाएगा किसके लिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो सबसे पहला इन्फर्स ये जो होगा, इन्फरेंस ये निकालेंगे कि ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज स्मॉलर देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट सेम कंसंट्रेशन। कारण तो आप देख ही लिए हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन अधिक होगा, और वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ये निर्भर करेगा किस पर, नंबर ऑफ आयंस पर निर्भर करेगा। अब देखो इसके ग्राफ को देखो, तो यहाँ पर आकर आप देखिए इसके मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज जो होगा ये क्या होता है, ये अधिक होता है। ये मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज जो होंगे ये क्या होंगे, शार्प होंगे। और इसका कारण ये होता है कि जब हम राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ इसका क्या होता है, ये आयोनाइजेशन बढ़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी के मान जो होंगे ये क्या होंगे, शार्पली इंक्रीज करेंगे। तो दूसरा ये देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज विथ डाइल्यूशन
नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के नजदीक इसमें देखो शार्प इंक्रीज हो रहा है। कारण क्या दोगे? कारण दोगे कि एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस आयोनाइजेशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, यहां पर आने के बाद अब ये लाइन y एक्सिस पर नहीं सट रहा है, या y एक्सिस पर नहीं सटने का मतलब इसका क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के मान संभव नहीं होंगे। ये मैक्सिमम मान कब संभव होता है? जब कंसंट्रेशन का मान 0 हो। अब ये देखो, ये जो ग्राफ था ये सीधा क्या होता है? पैरेलल टू y एक्सिस बढ़ जाता है। अब यहां पर इससे अधिक आयोनाइजेशन नहीं होंगे, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बढ़ जाता है। इसका मतलब होगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन के मान पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये कह सकते हो कि तीसरा ये होगा कि मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ये जो होंगे ये संभव नहीं होंगे। तो सीधा इस ग्राफ से ये इंडिकेट होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे इसका हम जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान एक्सपेरिमेंटली हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगर इसको ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक नियम दिया जाता है, या एक नियम है जिसको नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं कोहलार्स लॉ कहते हैं। और कोहलार्स लॉ में ये हम लोग इनडायरेक्ट रूप में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटीज विथ डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन में परिवर्तन करते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के कंडक्टिविटीज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।